हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए साइकोलॉजी का एक और मॉक टेस्ट लेके, जिसमें हम करेंगे साइकोलॉजी के लगभग 30+ क्वेश्चन जो कि हमारे एचटेट में पूछे जाते हैं। और यहाँ से आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने 2 या 3 मॉक टेस्ट प्रीवियस वीडियो में डाले हैं, तो आप पहले उनको देखिए फिर इसे देखिए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 8 वर्षीय विद्यार्थी जिसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है की बुद्धि लब्धि होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन इसको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो 8 वर्षीय विद्यार्थी, तो जो हमारा IQ होता है वो होता है MA/CA। मैंने बताया है MA/CA। तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी है? 6 है। तो यहाँ पे 6 बाय में और CA क्रोनोलॉजिकल आयु जो एज रहेगी वो हमारी 8 वर्ष है। और यहाँ पे बुद्धि लब्धि निकालनी है तो इंटू में 100 हो जाएगा। तो ये इसको काटेंगे, 4 2 जा 8 और 4 25 और फिर 2 से 2 3 जा 6, तो 25 3 जा होता है 75। तो आंसर हो जाएगा B। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे अंत में विकसित होने वाले व्यक्तित्व का भाग है। तो व्यक्तित्व को अलग अलग जो वैज्ञानिक है उसने अलग अलग तरह से बांटा है। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 तरह से बांटा है, जिसमें पहला रहेगा ईड, दूसरा रहेगा ईगो और तीसरा रहेगा सुपर ईगो। तो इसमें पूछा है कि व्यक्तित्व का भाग कौन सा है? सबसे अंत में आता है सुपर ईगो। तो परम है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ईड है जिसको हम बोलते हैं इदम, जिसको इदम बोला जाता है, और जो ईगो है उसको अहम बोला जाता है। ये जो रहेगा इदम रहेगा ये सुख के सिद्धांत से प्रभावित रहेगा, सुखवादी सिद्धांत से ये रिलेटेड रहेगा। और अहम रहेगा ये किससे रहेगा? ईगो रहेगा हमारा ये दुखवादी सिद्धांत से प्रेरित रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है। तो यहाँ पर काम की जो ऊर्जा है वो साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है। वह कौन सी अवस्था है? तो मुखीय, गुदीय, काम प्रसूति या जननांगीय। तो इसमें जो रहेगी वो रहेगी C, काम प्रसूति अवस्था रहेगी वो। इस अवस्था में जो काम ऊर्जा है वो साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें जो पूछा गया है कि व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है। तो जो नैतिकता का जो सिद्धांत दिया है वो कोहलबर्ग ने दिया है। किसने? कोहलबर्ग ने। और उसने इसमें अपनी अवस्थाओं को बताया है। तो इसमें पूछा गया कि किस अवस्था में व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है, कि जो व्यक्ति हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि यह जो काम है ये नैतिक है या अनैतिक है। तो वो कौन सा रहेगा? वो उत्तर पारंपरिक स्तर रहेगा, पारंपरिक स्तर रहेगा, पूर्व पारंपरिक स्तर रहेगा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर में व्यक्तिगत मानकों के आधार पर ही यह डिसाइड किया जाता है कि यह कोई काम सही है या गलत है। ये कोहलबर्ग ने कहा था। नेक्स्ट है एक विषय पर विविध विचार उत्पन्न करने की क्षमता। कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी टॉपिक है, अगर उसके ऊपर आपको बोला जाए बहुत सारा बोलिए, जितना मन चाहे उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, संवेदी या सृजनात्मकता। तो ये होगी हमारी क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिस्थापन सिद्धांत अधिगमन किसने दिया है? तो उद्दीपन प्रतिस्थापन, यहाँ पे प्रतिस्थापन आ गया। एक होता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, वो अलग है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन जो सिद्धांत रहेगा वो किसने दिया है? वो दिया है पाव्लोव ने। और पाव्लोव के जो सिद्धांत को क्या बोला जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है। हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, तो आपको इंग्लिश में याद रखना है, क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। थॉर्नडाइक ने दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। स्किनर ने दिया है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, जो दी है वो स्किनर ने दी है। ये आपको याद रखना है। और इसके नामों को बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत बोला जाता है इस जो स्किनर के हिंदी में, और क्रियात्मक प्रतिबंधा सिद्धांत भी स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उसको बोला जाता है।
नेक्स्ट है, अनाथालयों में पलने वाले बालकों की कम बुद्धि लब्धि का प्रमुख कारण क्या है? अगर बच्चे अनाथालय में पलते हैं तो उनकी कम बुद्धि लब्धि क्यों होती है? वंचित वातावरण के कारण, अनुवांशिक कारक के कारण, जैविक वंचितता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है अनाथालयों में जो वातावरण है वो लिमिटेड मिलता है बच्चों को, तो वो रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा वंचित वातावरण के कारण। अगर बच्चे को खुलकर वातावरण प्रोवाइड करवाया जाए, अच्छे से वातावरण प्रोवाइड करवाया जाए, तो उसका जो बुद्धि लब्धि है वह उसको हम बढ़ाने में कामयाब होते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य है। तो प्रारंभिक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य क्या रहेगा? तो एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, क्या दिया है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, और उसमें मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं। कई बार पूछा जाता है कितनी 8 अवस्थाएं बताई हैं, तो इसमें पूछा है कि प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य है। तो प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए जो विकासात्मक कार्य रहेगा वो रहेगा ज्ञान व कौशल अर्जन। कौशल अर्जन ये रहेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान बल देता है। एक मनोविज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान किस पर बल देता है? पूर्व घटनाओं पर, आंतरिक कारकों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मापन पर जो बल दिया जाता है एक विज्ञान के रूप में। विज्ञान कोई भी चीज को सिद्ध किए बगैर ये नहीं मानता कि है कोई भी इसमें सिद्ध किया जाता है। तो मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? मापन पर बल दिया जाता है विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट है, जनसंख्या में 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों का प्रतिशत होगा। तो जनसंख्या में 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से, जिनको ब्रिलियंट बोला जाता है, तो वो रहेंगे 2.2। नेक्स्ट है, विकास की प्रथम अवस्था है। तो विकास की प्रथम अवस्था में पता है विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है। कब तक? टिल डेथ तक चलता रहता है। तो इसमें प्रथम अवस्था कौन सी होगी? बहुत से बच्चे इसमें गलत करते हैं, शेष अवस्था को कर देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन इसका राइट आंसर होगा जन्म पूर्व अवस्था, जिसे गर्भावस्था भी बोलते हैं। वहीं से विकास की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्मृति या सिमेटिक मेमोरी मुख्यतः संबंधित है। तो आर्थिक स्मृति या सिमेटिक मेमोरी मुख्यतः किससे संबंधित रहेगी? कौशल अधिगम से, महत्वपूर्ण घटनाओं से, सामान्य ज्ञान से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिमेटिक मेमोरी है वो सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। किससे? सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है? तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो बीने ने दिया है। किसने? बीने के द्वारा दिया गया है। बहुआयामी योग्यता है। बहुआयामी योग्यता हम किसको कहते हैं? यांत्रिक की अभिक्षमता को, अभिव्यक्ति को, बुद्धि को, या अंकगणितीय अक्षमता को। तो बहुआयामी योग्यता रहेगी बुद्धि। क्या रहेगी? बुद्धि रहेगी। नेक्स्ट है, खालिस्तान के अनुसार आत्म व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। आत्म व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु क्या रहेगा? संरचनावाद रहेगा, व्यवहारवाद रहेगा, या मानवतावाद रहेगा? तो जो आत्म व्यक्तित्व का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा मानवतावाद। क्या रहेगा? मानवतावाद। व्यवहारवाद के जनक रहेंगे वॉटसन। कौन रहेंगे? वॉटसन रहेंगे। और संरचनावाद के जनक रहेंगे विलियम वुंड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। वास्तविक स्मृति में याद किसको किया जाता है? आदत से। याद कैसे किया जाता है? हम वास्तविक स्मृति में कैसे याद करते हैं? आदत से, सक्रिय रूप से, या क्रमबद्धता से, या यांत्रिकता से? तो वास्तविक स्मृति में हम चीज़ों को देखकर या छूकर ज़्यादातर याद करते हैं, तो यांत्रिकता से याद किया जाता है। कैसे? यांत्रिकता से। नेक्स्ट है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा मैंने बताया था आपको, जो हमारी जो पर्सनैलिटी के जो टेस्ट हैं वो, और जो बुद्धि के जो मापन के जो टेस्ट हैं वो अलग अलग तरह से हैं। तो कुछ तो बुद्धि मापन के टेस्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, और कुछ पर्सनैलिटी मापते हैं। लेकिन जो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये किसके रहेंगे? बुद्धि के रहेंगे। लेकिन बुद्धि के भी हमने 2 तरह से बांटे हैं। एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, एक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं ये तो बहुत से लोगों का एक साथ मापा जाता है, लेकिन व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण एक व्यक्ति पर एक बार ही किया जाता है।
तो इसमें एक एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बहुत से लोगों का एक साथ बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण, हमें पता है आर्मी तो बहुत से लोगों की रहेगी, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण रहेगा। क्या रहेगा? सामूहिक बुद्धि परीक्षण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें पूछा गया कि फ्रायड के अनुसार मूल मानव प्रेरणा है आक्रमण, लिंग, भूख, ए और बी दोनों। तो इसमें पूछा है कि जो मानव से रिलेटेड जो प्रेरणा रहेगी वो कौन सी रहेगी? भूख तो क्या है? जैविक प्रेरक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो इसमें आक्रमण और लिंग ये क्या रहेंगे? ये रहेंगे मूल मानव प्रेरणा से रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है मंगोलियन में आमतौर पर 46 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44। मंगोलियन में आमतौर पर 2 गुणसूत्र कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान ने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं बताई हैं जो बुद्धि में सम्मिलित हैं। तो ये किसने बताई हैं? 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं किसने बताई हैं? थ्रस्टन ने बताई हैं। इसने थ्रस्टन ने बताई हैं, जिसने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है। क्या? ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो बुद्धि की दी है, किसने दी है? थ्रस्टन ने दी है। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। और स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया है। क्या? त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है, आपको याद रखना है। त्रिआयामी दिया है गिलफोर्ड ने, लेकिन अगर पूछा जाए तो जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अवधान का विस्तार खालिस्तान है। तो अवधान का विस्तार, इसमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। असीमित, अज्ञात, तो जो सीमित रहेगा अवधान का विस्तार क्या है? सीमित है। नेक्स्ट है पुण्य प्राप्ति खालिस्तान में समाहित एक प्रक्रिया है। तो पुण्य प्राप्ति खालिस्तान में समाहित एक प्रक्रिया संवेदना में, प्रत्यक्षीकरण में, अवधान में या स्मृति में। तो पुण्य प्राप्ति जिसको हम रिकॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉल। तो रिकॉल ये रिलेटेड किससे, ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? ये मेमोरी से रिलेटेड है, जिसमें हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट है WISC के द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है। तो WISE के द्वारा बुद्धि का मापन किसकी बुद्धि का मापन किया जाता है? शिशुओं की, बालकों की, वयस्कों की, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो WIS होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म रहेगी वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल्स फॉर चिल्ड्रन। वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल्स फॉर चिल्ड्रन रहेगी, और ये बुद्धि मापन का एक टेस्ट रहेगा जो किसके लिए किया जाता है? ये बालकों के लिए किया जाता है। अगर बालकों की भी पूछा जाए तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों की बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में खालिस्तान ने सामाजिक संघर्ष के समाधान के आधार पर व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर जो सामाजिक संघर्ष की बात हो रही है, तो ये किसने इस तरह से जो अवस्थाएं हैं वो बताई हैं? वो भी व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। तो ये बताया गया है एरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पियाजे ने तो कॉग्निटिव जो थ्योरी है वो दी है विकास की, और फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। मैस्लो ने आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो दिया है। नेक्स्ट है यह किसने कहा शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था B.N. झा ने, ये आपको वैसे ही याद रखना है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या रहेगा? स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो शारीरिक विकास में ये सभी चीज़ें आती हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसमें बालक स्वस्थ रहता है,
भक्ति करता है, प्रसन्न रहता है या शीघ्र सीखता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा, अगर किसी को मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उससे क्या होगा, इसमें बालक शीघ्र सीखता है, बहुत जल्दी सीख जाता है। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट 29 है, यह किसने कहा कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। तो सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है, ये किसने कहा, ये हरलोक ने कहा था। नेक्स्ट है, डाल्टन पत्ती के प्रतिपादक कौन है। तो डाल्टन पत्ती के जो प्रतिपादक कौन रहेंगे, फ्रोवेल, मारिया मॉन्टेसरी, आर्मस्ट्रॉन्ग और हेलन पार्कहर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलन पार्कहर्स्ट। और इस डाल्टन पत्ती में क्या किया जाता है, किसी भी काम का ठेका दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ठेका दिया जाता है, और इस पर बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है काम के लिए, और इसमें एक निश्चित टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में बच्चा इतना काम कर देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाल्टन पत्ती बोला जाता है, और इसको प्रतिपादन किया था हेलन पार्कहर्स्ट ने। तो ये थे कुछ साइकोलॉजी के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।